हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल यू इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। ठीक है, तो वर्ब के लिए मैंने ये अलग से टॉपिक बनाया क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ पर जो है काफ़ी ऑनलाइन की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से मुझे अलग से वीडियो शूट करने पड़ रहे हैं। तो मैं पहले उनको भी देखूँगा और उसके अलावा जो अपना सिंथेसिस पढ़ाता हूँ उसको भी मैं देखूँगा। तो पहले आज हम लोग वर्ब पर बात करेंगे। वर्ब, ओके। तो स्टूडेंट, जैसा हम लोग जानते हैं, हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या है? वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया मीन्स कोई कार्य। ठीक है, मतलब जो भी सेंटेंस में जो भी क्रिया या कुछ जो भी कार्य होता है उसको बोलते हैं वर्ब। तो इस चीज को हमें नोटिस करना पड़ेगा। तो वर्ब होता क्या है, पहले मैं इसकी थोड़ी डेफिनेशन आपको क्लियर करता हूँ। डेफिनेशन, वर्ब जो होता है, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, सच वर्ड है, एक ऐसा वर्ड, ठीक है, जो कि कंप्लीट सेंटेंस बनाता है या फिर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस या इसको आप कह सकते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, तो पहले इसको एक बार समझते हैं। वर्ब जो क्या होता है, ऐसा वर्ड या ऐसे वर्ड जो भी कंप्लीट सेंटेंस या मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं उसको कहते हैं वर्ब। जैसे एग्जांपल के तौर पर, ही इज वर्किंग इन होम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके दो वर्ब हैं, एक तो ये वाला वर्ब है और एक ये वाला वर्ब है। ठीक है, तो दोनों ही जो है वर्ब, ठीक है, या फिर दोनों ही वर्ड जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको अगर दो में से एक को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो भी आपका जो है कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसको रिप्लेस, सॉरी इसको वर्किंग को अगर यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब ये लिखा ही इज इन होम। ठीक है, वो घर में है, बस यहाँ पर तो कोई कार्य नहीं हो रहा, लेकिन आप इसको कह सकते हैं यहाँ पर वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर वर्ब है। अगर हम बात करते हैं, देखिए ये भी आपका सही है, ठीक है, उसके अलावा अगर ये इसको अलग तरीके से लिखे, जैसे यहाँ पर लिखते हैं ही वर्क इन होम। ठीक है, वो घर में काम करता है, यहाँ पर वो घर में काम कर रहा है, वो घर में काम करता है। तो यहाँ पर ये भी देखिए वर्ब जो है ये आपका वर्ब की तरह यूज किया गया। ठीक है, ये वर्ब होता है। इसके अलावा ये भी आपका वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो दोनों ही सेंटेंस में वर्ब यूज हुआ है। इसका मतलब है, कहने का सेंस ये है कि इसमें जो है दोनों ही सेंटेंस में जो है अगर ये ना हो, ठीक है, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट या फिर मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा। तो ये इसकी वर्ब की डेफिनेशन होती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब इसके काइंड पर आते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से ले सकते हैं। अब आते हैं वर्ब के काइंड पर, यानी वर्ब कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो वर्ब जो होते हैं आपके दो तरीके से होते हैं। एक होता है आपका मेन वर्ब और दूसरा आपका होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, और इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब में आपके दो वर्ब आती हैं। ठीक है, एक तो आपकी हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब और एक हो जाएगी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर देखिए
मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब जो दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ये भी आपके दो तरीके में आती है। एक तो आपकी हो जाएगी प्राइमरी वर्ब और सेकंड आपका हो जाएगा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, मॉडल की स्पेलिंग थोड़ा सही लिखते हैं, मॉडल वर्ब। तो देखिए वर्ब जो होती है, वर्ब पहले दो काइंड की होती है, यानी दो टाइप की होती है। पहले एक तो मेन वर्ब बोलते हैं और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब होता है। उसके अलावा मेन वर्ब में दो आती है, एक आता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब में सहायक और क्रिया में जो होती है दो वर्ब होती है, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। तो चलिए हम लोग एक एक को बिल्कुल क्लियरली समझते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। जैसा कि मैं बात कर रहा था पहले मेन वर्ब की, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग डाल देते मेन वर्ब। आप इसमें दोनों काइंड समझते हैं। मेन वर्ब में पहले आपका आता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है एक ऐसा वर्ब होता है जिसको आप कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होता है। देखिए अभी यहाँ पर आपको मैंने दो चीजें बताई। एक तो पहले बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, उसके अलावा ये ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होता है। अब ये ऑब्जेक्ट पर पास ओवर क्या होना होता है, ठीक है। तो ये आपको मैं थोड़ा एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है he hit a ball, पहला एग्जाम्पल इसका ये। सेकंड देखिए यहाँ लिखा है he rings the bell, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये आपका वर्ब के साथ यूज किया गया है। तो यहाँ सॉरी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये आपका ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी जो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा बॉल या फिर जो है ए बॉल, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके अलावा यहाँ पर ये आपका बेल, ये आपका जो है वर्ब हो गया, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब की, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब, इसके एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल रमेश स्लीप इन द बेड, और इसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा he speaks loudly, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर एक यहाँ पर आपको एक्सेप्शन मिल गया। एक्सेप्शन का मतलब होता है एक अपवाद या फिर एक आप जैसे निगेटिविटी जिसको बोल सकते हैं, जो भी आप समझे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी ये डेफिनेशन काम नहीं करती है। तो एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअली डेफिनेशन होती है कि ऑब्जेक्ट के साथ यूज की जाए अथवा ना की जाए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होती है। मतलब कि ऐसे वर्ब जिसके द्वारा पूरा सेंटेंस जो है या फिर पूरी वही वर्ब जो है ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है ही हिट ए बॉल, इसने जो है एक बॉल को मारा। तो आप सेंस लगाइए कि अगर वो बॉल को मारेगा तो बॉल जो बाउंड्री के बाहर गिरेगा, ठीक है। यानी कि बॉल जो बाउंड्री के बाहर गिरा है, तो बॉल केवल बॉल तक सीमित नहीं रहा, वो बाउंड्री के बाहर गया। बाउंड्री तो यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन ये बाहर गया, यानी कि ऑब्जेक्ट पर पास ओवर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ब जो है हिट के कारण जो है बॉल तक सीमित नहीं है, ये आपका आगे पास ओवर हो रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, बाउंड्री के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ये जो है ये वर्ब इससे पास ओवर हो रहा है, इससे आगे निकल रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा है, ही रिंग्स द बेल, वो घंटी बजाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो है वर्ब लिखा है रिंग्स, रिंग्स यानी बजाना।
ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका पेन। तो जब आप दिमाग लगाइए, अगर वो घंटी बजाता है तो घंटियों की आवाज़ जो है ये काफ़ी दूर तक जाती है, ठीक है। तो दूर तक जाती है, यानी घंटियों की आवाज़ घंटियों में नहीं रहती है, घंटियों की आवाज़ घंटियों के बाहर निकलती है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो है, ये वर्ब जो है, इसके कारण घंटी की आवाज़ घंटी से बाहर निकल रही है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होना, यानी कि इसके कारण ये चीज़ जो है, घंटी से जो आवाज़ निकल रही है, ये इसके अंदर ही नहीं है, इसके बाहर निकल चुकी है और दूर तक जा रही है। तो ये है ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होना। अब यहाँ पर लिखा है इंट्रांसिटिबल, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन ये है कि ऐसे वर्ब, मतलब कि ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यूज किया गया है, ठीक है। बेड, तो यहाँ पर तो यूज किया गया, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन तो फेल होगी। इसके अलावा मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होती यानी कि ऑब्जेक्ट दी जाती है, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन आपकी गलत हो सकती है कहीं ना कहीं, तो उसको आप लीव करिए, इसको समझिए कि ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होती। देखिए जैसे क्या लिखा है, रमेश स्लीप इन द बेड, रमेश जो है सोता है, कहाँ पर, बेड में। तो स्लीप यहाँ पर हो गई वर्ब, ठीक है, और इन द बेड यानी कि बिस्तर में। तो आप खुद दिमाग लगाए कि रमेश बिस्तर में सोता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना सो रहा तो आराम से सो रहा, यानी कि सोने के कारण जो है ये रमेश कहीं बेड से बाहर नहीं निकल रहा है, या बाहर कुछ बेड में कुछ हलचल नहीं हो रही, ये अपना एक तरफ पड़ा हुआ है, तो बस वहीं पर पड़ा हुआ है, सो रहा है आराम से। तो यहाँ पर ये हो गई इंट्रांसिटिबल। सेम टू सेम ऐसा भी है, ही स्पीक्स लाउडली, वो बहुत तेज चिल्लाता है या बहुत तेजी से बोलता है, तो तेजी से बोलना है तो क्या दिक्कत है, सामने वाला कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये आपका जो हो गया इंट्रांसिटिबल। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, अच्छा, तो ये हो गया ट्रांसिटिबल, ये हो गया इंट्रांसिटिबल, ठीक है। तो अब इसको देख सकते हैं। अब आता है आपका प्राइमरी वर्ब। देखिए आपके प्राइमरी वर्ब में क्या क्या आती है, ठीक है। तो प्राइमरी वर्ब में आपकी 3 तरह से वर्ब आएंगी। कौन कौन सी? वर्ब टू बी फॉर्म, सेकंड आएगी वर्ब टू हैव, और थर्ड हो जाएगी वर्ब टू डू। तो आपकी जो है प्राइमरी वर्ब जो है 3 तरीके से आपकी पूछी जाती है। पहले हो जाएगी वर्ब टू बी फॉर्म ऑफ, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू। अभी आपको उसको एक क्लियरली बताएंगे। चलिए, अच्छा, पहले बात करते हैं वर्ब टू बी फॉर्म ऑफ। वर्ब टू बी फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब टू बी फॉर्म में क्या आते हैं? टू बी फॉर्म में आते हैं आपके इज, एम, आर, वाज, वर, इतनी वर्ब आपके टू बी फॉर्म में आती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कैसे इनका यूज करते हैं। जनरल रूल्स फॉर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कुछ रूल्स होते हैं टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के। देखिए मैं इनको ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा लंबे कॉन्सेप्ट से नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले रूल में देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, इसको आप ऐसे लिखिए, रूल फर्स्ट या टाइप फर्स्ट, जो भी आप लिखें। तो रूल फर्स्ट में आपके इस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे लिखा है, ही इज टू कम ऑन संडे, ठीक है। ही इज टू कम ऑन संडे। अब यहाँ पर देखिए टू बी फॉर्म ऑफ के बाद जो है टू, इन्फिनेटिव टू यूज किया गया, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव टू या फिर टू। जब भी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के तुरंत बाद टू यूज करते हैं तो उसका हिंदी बदल जाता है। पहले हम लोग नॉर्मली इसका हिंदी समझते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ही इज टू कम ऑन संडे, वो संडे को
ठीक है, वो संडे को आ रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर पहली बात तो ये, हम लोग जब जो नॉर्मली सेंटेंस पढ़ते हैं तो एक उसमें आपको बताते हैं कि वहाँ पर जब चीज होता है तो फिर यहाँ पर कम में हो जाएगा कमिंग, ही इज कमिंग ऑन संडे, वो सभी संडे को आ रहा है, हम लोग ऐसे ही पढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि अगर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद इंफिनिटिव टू यूज किया गया है तो इसका बिल्कुल नियम बदल जाएगा। तो इसका नियम क्या हो जाएगा, इसकी हिंदी हो जाएगी, ठीक है, उसे रविवार को आना है। देखिए, उसे रविवार को आना है, ठीक है। इसका एक और देख लीजिए, दे आर टू ईट द फूड, ठीक है, दे आर टू ईट द फूड, इसके बाद टू यूज किया गया, इसका मतलब है उन्हें खाना खाना, ठीक है, ठीक है। ये वाला खाना जो हो जाएगा फूड वाला और ये वाला ईटिंग वाला, ठीक है। तो उन्हें खाना खाना है, यानी कि वो खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा उन्हें खाना खाना है। तो इस तरीके में आपको पहले आपको ये इस तरीके से आपके लास्ट में आएगा, ठीक है, आपके आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर दे, जैसे दे को हिंदी बोलते हैं वे, तो वे को लिखेंगे उन्हें, ही को लिखेंगे उसे, और आई होगा तो लिखेंगे मुझे। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो पहले रूल में आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका रूल नंबर फर्स्ट हो गया। जैसे रूल नंबर सेकंड में अगर आपका ये ऐसे लिखा हो, देयर इज ए काउ, तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, देयर इज ए काउ, वहां पर एक गाय, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ेंगे, एक गाय ऐसे भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है, या फिर एक काउ है। क्यों, क्योंकि देयर का हम लोग यूज दो चीजों के लिए करते हैं। एक तो देयर का यूज हम लोग करते हैं वहां के लिए जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, और एक देयर का यूज तब करते हैं जब सब्जेक्ट जो होता है डेफिनेट नहीं होता, फिर सब्जेक्ट जो है घुमा फिरा कर दिया जाता है या फिर पूछा जाता है, तब वहां पर देयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम दो तरीके से लिखेंगे। पहला लिखेंगे वहां एक गाय है, दूसरा, ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिखेंगे और करके इसको लिखेंगे एक गाय है। तो ये आपका लिखने का तरीका होगा। तो आपका रूल नंबर सेकंड में ये बताता है, ठीक है। चलिए आप रूल नंबर थर्ड देखते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर आपका लिखा हो इट इज नाइस टू मीट यू, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको पढ़ते कैसे, हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं दो तरीके से इसको, मतलब हम लोगों को ऐसे लिख के आता है, नाइस टू मीट यू, या फिर टू मीट यू, ठीक है, नाइस। इसको हम लोग ऐसे भी हम लोग का आता है, मतलब ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे भी आपको पूछा जाता है। तो इसको लिखने का सही तरीका ये होता है। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल ये कि अगर जो है टू इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव टू जो होता है, अगर आपका एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, टू इन्फिनेटिव जो है अगर एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है इसको इट लगाकर करेंगे, ठीक है। देखिए इट भी जो है देयर की तरह ही होता है, इट और देयर ये ऐसे दो वर्ड होते हैं जो तब यूज किए जाते हैं जब वहां पर सब्जेक्ट डेफिनेट ना हो या फिर सब्जेक्ट घुमा फिरा कर दिया जाए, तब हम लोग इट का यूज करते हैं। तो एक तो हमारा ये तरीका हो गया, ठीक है। ठीक है, आपका आ जाएगा रूल नंबर थर्ड। तो रूल नंबर थर्ड में अगर ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिखा हुआ है, ऐसे आपके सेंटेंस आते हैं,
दिस इज वेयर आई गो। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये पूरा भाग जो है ये क्लाउड है, ठीक है, और ये अलग भाग है। ठीक है, तो आपको मैं समझाना चाहता हूं कि अगर क्लाउड जो होता है, ठीक है, देखो कभी क्या होता है कि क्लाउड इसमें जो है आपका क्लाउड जो है ये सब्जेक्ट के कंप्लीमेंट के तौर पर यूज किया जा रहा है। सब्जेक्ट के कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर ये क्लाउड ना हो तो इसको आप पूरा कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर क्लाउड जो है आपका सब्जेक्ट के कंप्लीमेंट की तरह यूज किया गया है। ठीक है, तो इसमें रूल यही है कि जब क्लाउड जो है सब्जेक्ट के कंप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है तो वहां पर जो है वर्ब जो है सब्जेक्ट यानी प्रिंसिपल वर्ब प्रिंसिपल, ठीक है, और ये क्लाउड इन दोनों के बीच में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर प्रिंसिपल क्लाउज ये हो गई, ठीक है, और ये क्लाउज आपके अलग ही हो गए। ठीक है, तो ये आपको जो है इनके बीच में आपको वर्ब टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस में। चलिए अगले रूल में देखते हैं। अगर यहां पर ऐसे सेंटेंस आपके आते हैं, इफ आई वर ए किंग, ठीक है, या फिर ऐसे आते हैं वर आई आ किंग। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां पर आपके अगर इस तरीके के सेंटेंस आते हैं इफ आई वर ए किंग या फिर वर आई अ किंग, और यहाँ पे आप एक्सक्लेमेटरी पॉइंट लगा देंगे सारे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप जो है इसमें जो वर्ब जो है ये एक इच्छा के लिए आपको यूज किया जा रहा है, मतलब कि एक ऐसी विशेष के लिए यूज किया जा रहा है जो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। इसमें कह रहा है इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता, या फिर आप इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं काश मैं राजा होता। तो इसका हिंदी हो जाएगा यदि मैं राजा होता। ठीक है, ऐसे करके, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं काश मैं राजा होता। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको ये जो है ये आपका एक विश के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, आपके यहाँ पर ये जो वर्ब यूज किए गए, ठीक है, मतलब कि आपके टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किए गए, ये आपकी इच्छाओं को बताने के यूज किए गए, मतलब कि आपके अंदर ऐसी इच्छा है जो कभी पूरी नहीं होंगी या फिर पूरी नहीं हो सकती है, या फिर आप ऐसी चीजों की इच्छा करते हैं जो कभी नहीं पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जो है हमेशा यहाँ पर हमेशा आपका सब्जेक्ट के साथ जो है हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब नहीं यूज करेंगे। जब भी इच्छाओं की बात की जाएगी तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर यहाँ पर वर्ब की जगह हो जाता तो भी यहाँ पर वर्ब यूज करते। क्यों? वैसे तो आप लोग जानते हैं कि ही के साथ हमेशा वाज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इच्छा की बात की गई। वो कह रहा कि अगर मैं राजा होता, ठीक है, तो मैं ये कर लेता, लेकिन वो राजा है ही नहीं, रियलिटी वो है नहीं, लेकिन वो होना चाहता है राजा। ऐसे करके चलिए, तो आपके टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब तो यहीं पे फिनिश हो गए। अब अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। यहां पर आपका हो जाएगा टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। तो टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब में आपके आते हैं हैव और हैड। ये आपके तीन वर्ब जो है टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब में आते हैं। अब देखिए इनका कैसे यूज करते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं। रूल, तो यहां पर रूल फर्स्ट देखिए, तो यहां पर अगर ये लिखा है आई हैव ए कार, ठीक है, या फिर यहां पर लिखा है ही हैड ए बुक। तो यहां पर देखिए पहला रूल तो इसका ये है कि हैव का यूज जो होता है किसी भी चीज को
अपने पास रखने के लिए या फिर उसमें अपना मालिकाना अधिकार दिखाने के लिए होता है। मालिकाना अधिकार या फिर किसी भी चीज को पास में रखने को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, ओनरशिप, ओनर, ठीक है, ओनरशिप या फिर पोजीशन, मतलब अपना अधिकार या अपना मालिकाना अधिकार के लिए हैव या हैड या हैज का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है, तो मेरे पास एक कार यानी कि ये मेरी खुद की कार है, तो यहाँ पर जो है हैव ये बता रहा है कि ये कार इसी की है, ठीक, ये वाली कार जो है इसकी आई की है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा ही हैड ए बुक, इसके पास किताब, इसके पास एक किताब थी, तो इसमें जो है हैड ये बता रहा है कि ये किताब जो है इसकी ही थी, अब हो चाहे ना लेकिन पहले ही इसकी थी, तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर भी ओनरशिप या फिर पोजीशन को दिखा रहा है। तो पहला रूल आपका ये कि हैव हैज हैड का यूज होता है ओनरशिप या फिर पोजीशन के लिए या मालिकाना अधिकार रखने के लिए होता है। तो रूल नंबर फर्स्ट ये हो गया। अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। तो इसमें रूल नंबर सेकंड ये है, अगर यहाँ पर ये होता है आई हैव गॉट ए कार, ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का आ गया, यानी कि एक निगेटिविटी आ गई या फिर एक कंफ्यूजन आ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हैव के साथ जो है गॉट यूज किया गया है, तो यहाँ पर गॉट जो होता है ये बताता है, ये गॉट जो होता है हैव को एम्फेसिस करने के लिए होता है। एम्फेसिस का मतलब होता है इसका जो है इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए होता है, यानी कि गॉट ये कहता है कि ये हैव जो है, हैव मतलब कि पहले बात करते हैं इसकी हैव की, हैव ये कहता है कि ये कार जो है मेरी है, यानी कि आई की है, आई हैव ए कार, ठीक है, मेरे पास एक कार है, ठीक है, तो मेरे पास एक कार है, हैव ये कहता है ये कार जो है इसकी आई की है, और ये गॉड जो कहता है ये कार जो है इसी की है, ये इसने किसी से ली नहीं थी, और जबकि इसमें क्या कह रहा है ऊपर वाले में ये कह रहा है कि ये कार इसकी है। तो हो सकता है कि पहले वाले में जो है इसने जो है किसी से कार या तो छीनी होगी या तो चुराई होगी या तो कैसे भी होगी, मतलब कुल मिलाकर दूसरी चीजों द्वारा इसके पास कार आई है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में कह रहा है कि नीचे वाले सेंटेंस में कह रहा है कि ये कार जो है इसी की है, यानी कि इसने ही ये कार खरीदी है। तो इसमें मतलब ये है कि ये जो है गॉड जो है इसको एम्फेसिस कर रहा है, इसको महत्व बढ़ा रहा है। तो महत्व क्या बढ़ा रहा है कि ये कार इसी की है, ठीक है। पहले वाले में हो सकता है उसने चुराई होगी या फिर नहीं चुराई होगी, लेकिन दूसरे वाले में कह रहा है कि ये कार इसी की ही है, ठीक है। तो बात समझ में आई, एम्फेसिस करना, ठीक। चलिए तो दो रूल हो गए इसके। चलिए अब रूल थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर रूल थर्ड, ठीक है, आपका रूल थर्ड में है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है आई हैड माई लंच, तो देखिए यहाँ पर हैड दो बार यूज हुआ है, तो यहाँ पर इस वाले हैड का मतलब होता है टेकन। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आई हैड टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच ले लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इसको हैड लगाएंगे तो आप ध्यान रखना कि जब भी दो हेड जो है एक साथ यूज हुए हैं तो पहला वाला हेड जो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट वाला हो जाएगा, और दूसरा वाला हेड जो होता है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो मेन वर्ब यहाँ की आप क्या हो जाएगा टेकन, तो हमेशा टेकन ही रहेगा, मतलब टेक ही रहेगा। तो ये वाला हेड जो होता है ये टेक के लिए यूज किया जाता है। आई हैड माई लंच, यानी मैंने अपना लंच ले लिया है, ठीक है। तो मैंने अपना लंच ले लिया, ये इसकी हिंदी है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते मैंने अपना लंच ले लिया है, ठीक है, ये इसकी हिंदी होगी, मैंने अपना लंच ले लिया है या खा लिया है जो भी, ठीक है। तो आप उसके सेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो रूल नंबर थर्ड में ये था। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर फोर्थ की। जैसे यहाँ पर ये लिखा, पहले इसको मैं लिख देता हूँ। रूल नंबर फोर्थ में ये बताता है कि हैव हैड जो होता है ये आपका तीन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं।
एक्सपीरियंस, टेक और एंजॉय। ठीक है, तीन चीजों के लिए यूज करेंगे। कैसे? जैसे आप देखिए एग्जांपल में पहले नंबर एक्सपीरियंस, आई हैड नो प्रॉब्लम टू फाइंड हिज हाउस। ठीक है, दूसरा आई हैड माई लंच। और थर्ड आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या लिखा? एंजॉय, हैव अ नाइस डे। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई हैड नो प्रॉब्लम टू फाइंड हिज हाउस, यानी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसका घर ढूंढने में। तो यहाँ पर हैड जो होता है एक्सपीरियंस के लिए यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब उससे प्रॉब्लम नहीं हुई इसका मतलब उसको पता था कि उसका घर कहाँ है, या फिर उसके घर में वो आता जाता करता है। यानी कि ये वाला इंसान जो है, ये आई जो है, ये इसके घर में हमेशा आता जाता रहता है, तो इसीलिए इसको एक्सपीरियंस हो गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपीरियंस, यानी यहाँ पर हैड जो है ये एक्सपीरियंस के लिए यूज किया गया है। ठीक है, आगे आई हैड माई लंच, मैंने अपना लंच, ठीक है, खा लिया है या ले लिया है, ठीक है, जो भी आप बोले। तो यहाँ पर हैड जो होता है टेक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेक। ठीक है, तो मैंने अपना लंच ले लिया या खा लिया। हैव अ नाइस डे, तो यहाँ पर हैव जो पहले नाइस डे का मतलब होता है अच्छा दिन, ए नाइस डे का मतलब होता है एक अच्छा दिन। तो आपका एक अच्छा दिन हो या आपका दिन मंगलमय हो, तो यहाँ पर हैव जो होता है ये एंजॉय के लिए मतलब होता है, यानी इसका मतलब कि आप अपना अच्छा दिन एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर हैव यूज करेंगे, हैव अ नाइस डे। इसका मतलब होता है कि आप अपना एक अच्छा दिन एंजॉय करेंगे, या फिर आपका दिन मंगलमय हो या फिर शुभ शुभ हो, जो भी आप बोले। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आप बात करते हैं प्राइमरी वर्ब के थर्ड वर्ब, टू डू, फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आपका टू डू फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? इसमें आपके टू डू फॉर्म ऑफ वर्ब में आते हैं डू, डज और डिड। ये तीन वर्ब आपके टू डू फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगा। इनके रूल समझिए कैसे इनके यूज होते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट, तो यहां पर अगर ये लिखा हो ही डू गो टू होम, तो देखिए वैसे तो हम लोग हमेशा ये पढ़ते हैं कि डू डज जो होता है ये कभी भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता। ये हम लोगों को दिख रहा है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिख रहा है। तो हम लोगों ने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है कि कभी भी हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ करेंगे, करते हैं। ठीक है, और कैसे करते देखिए, और फिर करने के बाद दोनों का मतलब बदल जाता है, बस इतना ध्यान रखिए। जब हम लोग नहीं करते तब क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए नहीं करेंगे तो लिखेंगे ही गो टू होम, वह घर जाता है। जब हम लोग इसको मान लीजिए इसको नहीं करेंगे, इसको छिपा दीजिए डू को, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ ये लिखा हो ही गो टू होम, तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो घर जाता है। लेकिन अगर यहाँ ये यूज करेंगे ही डू, ठीक है, या फिर ही डज, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग ही डज गो टू होम, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसे घर तो जाना है। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा उसे घर तो जाना है, उसे घर तो जाना है, ये इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, जैसे दे डिड कंप्लीट हिज, ठीक है, ठीक है, दे डिड कंप्लीट हिज वर्क, तो इसका मतलब हो जाएगा
उसे अपना काम पूरा तो करना है, उसे सॉरी यहाँ पर हो जाए कम्प्लीटेड, उसे अपना काम पूरा तो करना था, सॉरी यहाँ पर था हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिड है तो यहाँ पर था हो जाएगा। उसे अपना काम पूरा तो करना था, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये तो जो वर्ड होता है, तो जब डू या फिर डिड या फिर डज लग जाता है तो फिर यहाँ पर ये हम लोग तो वर्ड यूज करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये इसका पहला रूल हो गया। उसके अलावा इसमें आपको रूल नंबर सेकंड बताते हैं। देखिए रूल नंबर सेकंड, इसको लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। रूल सेकंड, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर लिखा हो हैव ए कप ऑफ कॉफी, और इसके अगर इसको हम इस तरीके से लिखें डू हैव ए कप ऑफ कॉफी, तो देखिए तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर लिखा है हैव ए कप ऑफ कॉफी, इसका मतलब होता है चाय पीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैव का यूज जो है हम लोग उसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है, कि हैव का यूज आप एंजॉय के लिए कर रहे हैं, कि टेक के लिए कर रहे हैं, कि एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं, ये आपको अपने अकॉर्डिंग लगाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ऊपर आपने मान लिया कि हैव ए कप ऑफ टी, चाय पीजिए, ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा चाय पीजिए। तो ये कब होगा, जब आप इसको जो है एंजॉय के लिए यूज करेंगे, ठीक, वैसे एंजॉय के लिए नहीं यूज करेंगे, इसको आप टेकिंग के लिए यूज करते हैं, यानी कि चाय पीजिए, तो आप चाय पी रहे हैं धीरे धीरे, या फिर इसको टेक कर रहे हैं, ठीक है, तो चाय टेक कीजिए या फिर चाय पीजिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है डू हैव ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ कॉफी, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कृपया चाय पीजिए। अब ये कृपया क्या होगा, कृपया के लिए तो हम लोग प्लीज लगाते, लेकिन यहाँ पर डू लगा है, डू लगा है, डू के लिए कृपया क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि डू जो होता है, ठीक है, डू इसको एम्फेसिस कर देता है, क्या कर देता है, एम्फेसिस, ठीक है। तो डू का यूज जो होता है इस पूरे सेंटेंस को एम्फेसिस करने के लिए होता है, यानी इसका महत्व बढ़ाने के लिए होता है। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब अब आप यहाँ पर इसका मतलब है कि अब आप चाय पीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि ऊपर वाले में क्या है कि आप चाय पीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप पियो चाय ना पियो, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कृपया करके आप चाय पी ही लीजिए, यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये मतलब होता है। तो डू का यूज होता है, जब डू का यूज होता है पूरे वर्ब के पहले किया जाता है, तो इसको मतलब इसका मतलब होता है कि डू जो है पूरे सेंटेंस को एम्फेसिस कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। तो रूल नंबर सेकंड में आपको ये बताएंगे। चलिए अब आपका देखिए रूल नंबर थर्ड है, ठीक है, रूल थर्ड। अब यहां पर आपका रूल ये कि अगर आपको वन प्रिंसिपल, ठीक है, प्लस आपको यहां पर टू ऑक्सिलरी, ठीक है, आपको दी जाए, टू ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिए जाए, फिर टू ऑक्सिलरी आपको दी जाए, ठीक है। अब ये वन प्रिंसिपल और ये टू ऑक्सिलरी क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे बताने मजा नहीं आएगा। जैसे कि he neither has written, ठीक है, और यहां आपका हो जाएगा nor will write, ठीक है, ए बुक, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखो। अब देखिए इसको बहुत आराम से समझते हैं। वन प्रिंसिपल का मतलब होता है यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट यूज किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सेंटेंस मैं दिखाता हूँ, ही नीदर हैज रिटन, एक तो आपका ये हो गया। अब नॉर के बाद देखिए विल, ठीक है, राइट ए बुक, ठीक है, यानी कि विल राइट ए बुक, तो यहाँ पर दो सेंटेंस यूज हुए हैं। तो यहाँ पर वन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि दोनों सेंटेंस के लिए एक ही सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके अलावा टू ऑक्सिलरी कहाँ दी गई, पहली ऑक्सिलरी तो आपकी हैज है और दूसरी ऑक्सिलरी आपकी विल है। तो क्या होता है, तो यहाँ पर ये होता है कि ऑक्सिलरी के बाद जो भी आपके वर्ब आते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी के बाद जो भी आपकी वर्ब आती है
तो उस वर्ब को जो है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं, यानी कि आपको इस रूल को समझने के लिए आपको टेंस काफी अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है ही नीदर हैज रिटन, तो हैज लिखा हुआ है, तो ये हैज जो होता है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पर ही नीदर हैज रिटन, तो पहला तो ये हो गया। आगे नॉर विल राइट ए बुक, ठीक है, नॉर विल, और विल जो होता है आपका ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर केवल राइट लिखा है। नॉर विल राइट ए बुक, तो पूरा सेंटेंस ये हो जाएगा। तो एक बार फिर समझिए, वन प्रिंसिपल का मतलब एक सब्जेक्ट और टू ऑक्सिलरी का मतलब होता है एक ये ऑक्सिलरी और एक ये ऑक्सिलरी, और जो होते हैं ऑक्सिलरी के बाद जो भी आपकी वर्ब आएगी वो टेंस के अकॉर्डिंग लिखी जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर हैज के साथ रिटन और विल के साथ राइट, ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से आपके जो है ये आपका थर्ड रूल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे जो है प्राइमरी वर्ब जो है पूरे हो गए, ठीक है। तो ये तो हमारा इतना फिनिश हो गया। तो और प्राइमरी वर्ब में कुछ हमारी और भी वर्ब है, जरा उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ठीक है, मैं यहाँ हेडिंग डाल दे रहा हूँ सम अदर वर्ब। तो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आपके हो जाएगी पहली पॉजिटिव वर्ब, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी आपकी लिंकिंग और नोशनल, ठीक है, वर्ब, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब, लिंकिंग और नोशनल वर्ब, और थर्ड हो जाएगी आपकी इनकोएटिव, ठीक है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, इनकोएटिव वर्ब, इनकोएटिव वर्ब। तो चलिए इनको एक एक अच्छे समझते हैं। पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्ब की। पॉजिटिव वर्ब, तो पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए, ऐसी वर्ब यानी सच वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट द्वारा काम पूरा कराती है, ठीक है, क्या करती है, ठीक है, जो कि खुद काम नहीं करते दूसरे से काम करवाती है, ऑब्जेक्ट या दूसरों से, ये रहा लिखा हुआ है, दूसरों से काम करवाती है, ठीक है। तो ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट या दूसरों से काम करवाती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब। जैसे यहाँ पर कुछ पहले मैं कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे कि हो गया आपका मेक हो गया, ठीक है, गेट हो गया, हैव हो गया, ठीक है, ये कुछ आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फर्स्ट, जैसे यहाँ पर लिखा है आई मेड हिम पॉलिश माय शर्ट, ठीक है, आई मेड हिम पॉलिश माय शर्ट, तो इसका मतलब होता है कि मैं अपनी शर्ट, ठीक है, पॉलिश में यहाँ पर वॉश हो जाएगा, ठीक है, वॉश माय शर्ट, ठीक है, क्योंकि शर्ट के यहाँ पर वॉश यूज करती है। आई मेड हिम वॉश माय शर्ट, मैं अपनी शर्ट धुलवाता हूँ, वॉश करवाता हूँ, ठीक है, तो वॉश का मतलब होता है धुलना, तो यानी कि मैं अपनी शर्ट जो है इससे, ठीक है, आई मेड हिम वॉश माय शर्ट, यानी कि मैं, यानी ये आदमी जो है, ठीक है, इससे शर्ट धुलवा रहा है, तो यानी ये खुद काम नहीं करते। यहाँ पर मेड जो है, मेड इसके लिए यूज हो रहा है, लेकिन ये मेड जो है ये कह रहा है कि हम इसका काम, ठीक है, मेड कह रहा है कि हम ये आई जो लिखा है इसका काम इससे नहीं करवाएंगे, हम इससे हिम से करवाएंगे, ठीक है, तो इसका आई का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, किसके कारण, मेड के कारण। तो ऐसी वर्ब जो खुद काम नहीं करती लेकिन दूसरे से काम करवाती वो होती है कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब। तो बात समझ में आई कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब क्या होती है, तो ये आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब है, ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। चलिए अब दूसरी वर्ब बात करते हैं।
सेकंड आपकी लिखी हुई है लिंकिंग और नोशनल, ठीक है, वर्ब। तो ये क्या होती है, ये ऐसी वर्ब होती है, ठीक है, जो कि मेन वर्ब की तरह यूज होती है, जो कि क्या होती है, मेन वर्ब की तरह यूज होती है। यानी कि लिंकिंग और नोशनल वर्ब क्या होती है, सच वर्ब विच आर यूज्ड एज ए मेन वर्ब, सच वर्ब विच आर यूज्ड एज ए मेन वर्ब, यानी कि ऐसी वर्ब जो कि मतलब ऐसी वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब की तरह यूज की जाती है, वो होती है लिंकिंग या फिर नोशनल वर्ब। लिंकिंग का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज वर्किंग इन, इनको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इन होम, ही इज वर्किंग इन होम, वह घर में काम कर रहा है। तो यहाँ पर इज जो होता है, ये इज आपका लिंकिंग या फिर नोशनल वर्ब है, ठीक है, और ये खुद जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल सही मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये अगर ना हो तो कोई काम ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक है, तो ये आपका ये हो गया लिंकिंग वर्ब। अब बात करते हैं हम लास्ट में इनकोएटिव वर्ब। तो अगला आपका हो जाएगा इनकोएटिव वर्ब, ठीक है। तो इनकोएटिव, पहले मैं इसके कुछ एग्जांपल बताता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। इसके कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं एग्जांपल। इसके एग्जांपल ये हो जाएंगे, गेट, बिकम, थोड़ा सही लिखते, बिकम, ग्रो, ठीक है, गेट, बिकम, ग्रो। तो इनकोएटिव वर्ब जो होती है, इनके एग्जांपल में गेट, बिकम, ग्रो। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि आखिर ये है क्या डेफिनेशन। तो इनकोएटिव वर्ब जो होती है, ऐसी वर्ब होती है, ठीक है, ऐसी वर्ब, ठीक है। तो आपकी बात कर रहे हैं इनकोएटिव वर्ब, ऐसी वर्ब होती है, ठीक है, जो किसी वर्क को स्टार्ट करती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सच वर्ब, ठीक, सच वर्ब विच स्टार्ट टू एनी वर्क, सच वर्ब विच स्टार्ट टू एनी वर्क दैट इज कॉल्ड इनकोएटिव वर्ब। यानी कि इनकोएटिव वर्ब जो होती है, ऐसी वर्ब होती है जो किसी वर्क को स्टार्ट करती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, ही इज गेटिंग वीकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो गेट यूज हुई है, गेटिंग, ठीक है, यहाँ पर पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है ही इज गेटिंग वीकर, वो कमजोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गेटिंग जो है, गेटिंग ये स्टार्ट कर रही है कि ये आदमी जो कमजोर हो रहा है, तो ये गेटिंग इसको कमजोर करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर गेटिंग जो है ये आपकी इनकोएटिव वर्ब की तरह यूज की जा रही है, ठीक है। ही इज गेटिंग वीकर, वो कमजोर हो रहा है, ये लगातार होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बात करते हैं अभी मॉडल वर्ब की, तो मॉडल वर्ब खुद एक अपने लिए एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम लोग एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मॉडल वर्ब के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। उसके अलावा जो भी डाउट्स हो आप इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।